हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर पर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। पिछले कई वर्षों से ऑफलाइन क्लासेस भी लगातार हम अपने इंस्टीट्यूट से उपलब्ध करा रहे हैं, परंतु मध्य प्रदेश और भारत के अन्य राज्यों में कोरोना काल की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अभी ओपन नहीं हो पाए हैं। इसीलिए मैं पिछले कई महीनों से घर से ही लगातार आपको वीडियोस उपलब्ध करा रही हूँ, लेकिन अब हमारे शिवम सर के गाइडेंस में हमारी टीम और हमारे स्टाफ ने ये डिसीजन लिया है कि अब हम डायरेक्ट अपने इंस्टीट्यूट पर बनाए गए सेटअप से ही आपको ऑनलाइन वीडियोस के फॉर्म में क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जब भी हमारे ऑफलाइन क्लासेस के न्यू बैचेस स्टार्ट होंगे, हम उसकी इन्फॉर्मेशन एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही MPG के सीरीज़ में आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे MPPSC या व्यापम में ही नहीं बल्कि UPSC जैसे एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है पंचायती राज व्यवस्था। इसका ज्वलंत उदाहरण अगर देखें तो MP के सबसे बड़े एग्ज़ाम MPPSC के 2019 के पेपर में इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके से लागू हुई, किस तरीके से जो है 73वां संविधान संशोधन लाया गया, पूरी इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी समितियां लाई गई, इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था आखिर होता क्या है, पंचायती राज व्यवस्था को लाना क्यों पड़ा। पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ होता है स्थानीय स्वशासन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायती राज व्यवस्था मतलब स्थानीय स्वशासन, या एक तरीके से अगर कहें तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। पंचायती राज व्यवस्था को लाने का मूल उद्देश्य ही क्या था? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, जिस तरीके से केंद्र से पावर जो है राज्य में डिस्ट्रीब्यूट की जाए और राज्य से गांव में डिस्ट्रीब्यूट की जाए, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी रूल्स हैं, जितने भी लॉज हैं, इसका फ़ायदा सिर्फ केंद्र को ही नहीं, केंद्र से राज्य में और राज्य से गांव में पहुंचाया जाए। ठीक है, तो मूल उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था का क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और पंचायती राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है? एक तरीके से स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ को समझते हैं कि देखा जाए तो प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश काल तक, ब्रिटिश काल से लेकर आधुनिक काल तक स्थानीय स्वशासन का जिक्र हर जगह हुआ। प्राचीन काल में अगर देखें तो चोल काल में, और ब्रिटिश काल में अगर देखें तो आपने लॉर्ड रिपन का नाम सुना होगा। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का काफ़ी सपोर्ट किया। ठीक है, इसीलिए उन्हें स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और इसके बाद आधुनिक काल तक
तो पंचायती राज व्यवस्था इस तरीके से या स्थानीय स्वशासन इस तरीके से प्राचीन काल से लेकर अभी तक इसका जिक्र या इसको सपोर्ट करना चलता आ रहा है। वैसे स्थानीय स्वशासन को गांधीवादी विचारधारा के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, गांधीवादी विचारकों ने इसका सपोर्ट किया और कुछ विचारकों ने इसका सपोर्ट नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि स्थानीय स्वशासन को लाया जाए, पंचायती राज व्यवस्था को लाया जाए। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को मध्य प्रदेश में लाया गया। देखिए, इसको समझने के लिए मैंने ये 2 पार्ट किए हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, हम पहले ब्रिटिश कालीन देखेंगे कि ब्रिटिश काल में किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के कार्य किए गए और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद इस पर क्या क्या कार्य किए गए और किस तरीके से 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ देश में और उसके बाद मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो शुरू करते हैं ब्रिटिश कालीन से। देखा जाए तो ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था को 3 चरणों में बांटा गया। इसका प्रथम चरण था, इसका पहला चरण था 1772 से 1882 तक। इसका दूसरा चरण था 1882 से 1922 तक और इसका तीसरा चरण था 1922 से 1947 तक। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका फर्स्ट फेज़ या इसका प्रथम चरण। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि मध्य प्रदेश में ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था को कितने चरणों में बांटा गया था। तो कितने चरणों में बांटा गया था? 3 चरणों में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पहला चरण। पहले चरण में स्थानीय स्वशासन की घोर उपेक्षा की गई। मैंने आपको अभी अभी बताया कि कुछ विचारकों ने स्थानीय स्वशासन की उपेक्षा की, वो नहीं चाहते थे कि स्थानीय स्वशासन को लाया जाए। इसके बाद अगला देखते हैं, नगर पालिका परिषद की स्थापना 1864 में की गई। आप ये ईयर देख रहे हैं 1772 से 1882 के बीच का है ये फर्स्ट फेज़। इसमें जो है नगर पालिका परिषद की स्थापना की गई थी 1864 में। कहाँ पर? मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर में। ठीक है, मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी? नागपुर थी और नागपुर में ही नगर पालिका परिषद की स्थापना की गई थी। इसके बाद इसका दूसरा चरण देखते हैं। दूसरा चरण है 1882 से 1922 तक, स्वशासन के पुनरुत्थान का चरण। अब देखिए दूसरे फेज़ में क्या हुआ कि इसका पुनरुत्थान हुआ, स्थानीय स्वशासन का पुनरुत्थान हुआ और रिपन प्रस्ताव 1882, मैंने आपको बताया स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन। 1882 में ही जो है इन्होंने ये प्रस्ताव लाया था। तो मध्य भारत में स्थानीय स्वशासन अधिनियम जो है 1883 में पारित और लागू हुआ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मध्य भारत में स्थानीय स्वशासन एक्ट 1883 जो है कब पारित हुआ था। ठीक है, तो कब पारित हुआ था? 1883 में ही पारित हुआ था। इसका थर्ड फेज़ देखते हैं 1922 से 1947 तक। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935 का स्थानीय स्वशासन पर प्रभाव। अब देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम का स्थानीय स्वशासन पर क्या प्रभाव पड़ा? ये प्रभाव पड़ा कि स्थानीय स्वशासन को या पंचायती राज को पूर्णतया पूरे तरीके से राज्य सूची का विषय बना दिया गया। MPPSC 2019 के पेपर में ये पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है, संघ सूची का कि राज्य सूची का। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। और भारत शासन अधिनियम 1935 का ही प्रभाव इस पर पड़ा था या इस अधिनियम ने ही पूरे तरीके से स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय घोषित कर दिया था। ठीक है, अब आपने ये ब्रिटिश कालीन पूरा समझ लिया। ठीक है, इसके बाद 1957 में कौन सी कमेटी आई? सभी लोग जानते होंगे, बलवंत राय मेहता
कमेटी या बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, 1957 में कौन सी समिति आई? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, केंद्र स्तर पर बलवंत राय मेहता समिति काम कर रही थी, और अगर प्रदेश स्तर पर अगर देखें तो इसी समिति के मार्गदर्शन पर काशी प्रसाद पांडे समिति गठित हुई। ठीक है, इसी के मार्गदर्शन में काशी प्रसाद पांडे समिति गठित हुई। कहाँ? मध्य प्रदेश में। कितने सदस्यीय समिति थी? ये 15 सदस्यीय समिति थी, और इस समिति ने 1958 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? काशी प्रसाद पांडे समिति का उद्देश्य क्या था? एक समान पंचायत राज व्यवस्था कायम करने के लिए सुझाव देना। ठीक है, कि मध्य प्रदेश में भी एक जैसी पंचायत राज व्यवस्था को कायम किया जाए, इसका सुझाव देना इस समिति का उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो सबसे पहले कहाँ लागू हुई पंचायती राज व्यवस्था? राजस्थान के नागौर जिले में। अच्छा, अभी तक भी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 40 में राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसमें? भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, आर्टिकल 40 में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख वहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसके बाद भी अभी तक संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को नहीं मिला था। ठीक है, अब मध्य प्रदेश पर आते हैं। मध्य प्रदेश में देखते हैं पंचायत राज अधिनियम। सबसे पहले मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? 1962 में हुआ था। इसके बाद पंचायत राज व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए उस अधिनियम में संशोधन किए गए और एक नया पंचायती राज अधिनियम जो है बनाया गया। ठीक है, तो आपको ये डेट्स याद रखनी है कि पहला पंचायती राज अधिनियम मध्य प्रदेश में कब बना? 1962 में, और इसके बाद संशोधित करके जो है एक 1981 और 1990 में जो है नए पंचायती राज अधिनियम बनाए गए, जिसमें इम्पॉर्टेंट ये ज़्यादा है। ठीक है, आप डेट सभी ध्यान रखेंगे, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको इसीलिए सेंट्रल लेवल का भी समझाती हुई चल रही हूँ और एमपी के लेवल का भी समझाती हुई चल रही हूँ कि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होती चलें। यहाँ हमने बलवंत राय मेहता समिति की बात की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या सिफारिश की थी कि जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, 3 टियर सिस्टम होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है, पहला होना चाहिए ग्राम स्तर पर, विलेज लेवल पर, दूसरा होना चाहिए ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, और तीसरा होना चाहिए जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो है क्या सिफारिश की थी कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद कौन सी समिति आई? अशोक मेहता समिति।
अशोक मेहता समिति। 1977 में ये समिति बनी और इसने अपनी रिपोर्ट जो है दी 1978 में। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की 1978 में। इस तरीके से बहुत सारी समितियां देखिए सेंट्रल लेवल पर बनी। बलवंत राय बहुत इम्पॉर्टेंट थी, उसे मुझे बताना यहाँ बहुत ज़रूरी था। समितियों पर, ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम दे देंगे आपको, और आई बटन पर भी प्रेस करके आप मध्य प्रदेश में या सेंट्रल लेवल पर भी पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड जितनी भी कमिटीज़ हैं, आप अच्छे से वहाँ समझ सकते हैं। सभी के ईयर्स और सभी के क्या क्या कार्य रहे पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं इसीलिए कमिटीज़ यहाँ पर आपको नहीं बताऊँगी। मैंने आपको ये 2 कमिटीज़ बता दी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बलवंत राय मेहता समिति थी और इसके बाद अशोक मेहता समिति आई। अशोक मेहता समिति चाहती थी, इसने सिफारिश की 2 टायर सिस्टम की कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। किस किस तरह की? एक होनी चाहिए ग्राम स्तर पर और दूसरी होनी चाहिए जिला स्तर पर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सब कमिटीज़ ने अपनी अपनी तरीके से सिफारिशें की, अपनी अपनी एडवाइजेस दी। ठीक है, तो कमिटीज़ आप वहाँ जाकर देखें। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखते हैं कि किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। आपको सभी डेट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो आप इसमें ये आर्टिकल 40 बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में इसका उल्लेख है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से याद रखेंगे। अब देखिए किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सबसे पहली डेट 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में बिल पास हुआ, ये विधेयक लाया गया। इसको संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए 73वां संविधान संशोधन लाने के लिए कब पास हुआ? 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में जो है एक बिल लाया गया। 23 दिसंबर 1993 को राज्यसभा में ये बिल लाया गया और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की अनुमति इस बिल को प्राप्त हुई। ठीक है, तो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में, 23 दिसंबर 1993 को राज्यसभा में, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया। ठीक है, तो फाइनली 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और पूरे देश में इसे लागू किया गया। ठीक है, और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है जो कि अपने एमपी से रिलेटेड है कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जो 73वां संविधान संशोधन होने के बाद या संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने वाली पंचायत व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य बना। ठीक है, तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है,
आपको आ गई बात समझ में? देखिए, राजस्थान, मैंने आपको बताया राजस्थान का जो नागौर था, ठीक है, वहाँ पहली बार लागू हुआ था, लेकिन तब तक पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है। देखिए, पहले राजस्थान के नागौर में, उसके बाद आंध्र प्रदेश और इसके बाद और भी कई राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, लेकिन तब तक संवैधानिक दर्जा पंचायती राज व्यवस्था को नहीं मिला था। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद जिस पहले राज्य ने उसको लागू किया वो मध्य प्रदेश था, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मैंने आपके इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर दिया। तो अब आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सारे डेट्स इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर बताए हैं। आपको सेंट्रल लेवल का और एमपी लेवल का एक साथ कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको दोनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता रही हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मोस्टली के स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, यार हमने तो ये डेट पढ़ी थी कि जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश में जब लागू हुआ तब की डेट अलग है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सी डेट सही है। इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये सेंट्रल लेवल की बात हो रही है अभी, ठीक है। अब चेंजेस क्या हुए भारतीय संविधान में इस अमेंडमेंट को लाने के बाद, आखिर चेंज क्या हुआ, ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए क्या चेंज हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जोड़ा गया, एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया। एक अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11th शेड्यूल जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय, ठीक है, 29 विषय डाले गए या 29 विषय जोड़े गए जो सभी पंचायती राज के कार्यों से रिलेटेड हैं, या ये सारे कार्य पंचायती राज्यों को दिए गए। इसके बाद तीसरा चेंज क्या हुआ, संविधान में, भारतीय संविधान में 243 से लेकर 243O तक आर्टिकल्स जोड़े गए। इट मीन्स 16 नए आर्टिकल, 16 नए अनुच्छेद भारतीय संविधान में जोड़े गए, ठीक है। इंग्लिश में 243 से लेकर 243O तक, और अगर हिंदी की बात करें तो 243 से लेकर 243 तक, ठीक है। 243 क से लेकर 243 तक, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेनी है। MPPSC 2019 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, कौन सा भाग जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन को लाने के बाद, ठीक है। भारतीय संविधान में तो भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 16 नए अनुच्छेद जो है जोड़े गए। तो ये सारे चेंजेस हुए जब ये अमेंडमेंट लाया गया, 73वां संविधान संशोधन जब लाया गया, तो भारतीय संविधान में ये सारे चेंजेस हुए। ये सभी चीज़ें आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये तो सब हो गया सेंट्रल लेवल का, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो स्टेट लेवल पर भी काम करेंगी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में कब ये बिल पास हुआ, मध्य प्रदेश में कब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे मध्य प्रदेश में। अब इन डेट्स को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, विधानसभा में कब ये विधेयक लाया गया, 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में लाया गया। राज्यपाल की अनुमति इसे कब मिली, राज्यपाल की अनुमति मिली 24 जनवरी 1994 को। और फाइनली कब लागू हुआ मध्य प्रदेश में, 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, ठीक है। ये डेट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इवन एग्ज़ाम में ये सारी डेट्स भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सारी डेट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, अब आपने ये डेट्स देख ली, अब बस ये समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके का सिस्टम है, पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश में किस तरीके की है। तो मध्य प्रदेश में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, 3 टायर सिस्टम है, ठीक है।
किस किस लेवल पर देखते हैं, ग्राम स्तर पर, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ग्राम स्तर पर। ठीक है, किस तरीके से ग्राम स्तर पर जो है पंचायत व्यवस्था कार्य करती है। जहाँ 1000 से अधिक आबादी हो वहाँ पर जो है ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ठीक है, जहाँ 1000 से अधिक, ठीक है, जैसे कुछ गाँवों को मिलाकर जो है जब 1000 से अधिक आबादी हो जाती है या 1000 से अधिक जनसंख्या होती है तो वहाँ जो है ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ठीक है, वार्डों की संख्या अगर देखें, ठीक है, ये भी सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये 1000 याद रखना है कि विलेज लेवल पर जो है कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, 1000 से अधिक। ठीक है, वार्डों की संख्या देखें, देखिए छोटे छोटे वार्ड होते हैं, ठीक है, सभी लेवल्स में। ठीक है, तो वार्डों की संख्या जो है कितनी होनी चाहिए, 10 से 20, मिनिमम 10 और मैक्सिमम जो है 20 हो सकती है। ठीक है, और इन वार्डों के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इन वार्डों के जो सदस्य होते हैं उनका इलेक्शन या उनका चुनाव किस तरीके से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट मेथड से होता है। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप समझ लीजिए। डायरेक्ट मेथड मतलब जो पीपल के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं, मतलब जनता के द्वारा जिन्हें चुना जाता है। ठीक है, जनता के द्वारा सीधे मतदान से जिन्हें चुना जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना। ठीक है, और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट वे किस तरीके से होता है कि उसमें क्या होता है कि अपने में से ही, मतलब जो सदस्य अवेलेबल हैं या जो सदस्य हैं उन्हीं में से ही सबकी सहमति से किसी एक को जो है चुन लिया जाता है, उसे अध्यक्ष बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया। आप समझ गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो इस तरीके से जो वार्ड हैं, वार्डों के मेंबर्स जो हैं, वार्डों के जो सदस्य हैं, उनका चुनाव किस तरीके से होता है, डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष तरीके से। अब देखिए इसका मुखिया, जो ग्राम पंचायत है उसका मुखिया होता है, कौन होता है उसका मुखिया, उसका मुखिया होता है सरपंच। और सरपंच का चुनाव किस तरीके से होता है, सरपंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट मेथड से होता है। ठीक है, और उप सरपंच भी होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जनपद पंचायत। जनपद पंचायत में क्या है, जनपद पंचायत में जो है जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5000 से अधिक जहाँ होगी जनसंख्या वहाँ क्या होगी, एक जनपद पंचायत का गठन किया जाएगा। ठीक है, और वार्डों की संख्या कितनी होनी चाहिए जनपद पंचायत में, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 25, 10 से 25 होनी चाहिए वार्डों की संख्या। और यहाँ भी सेम चीज़ है कि वार्डों के जो मेंबर्स होंगे उनका चुनाव किस तरीके से होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, और जनपद पंचायत में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का चुनाव भी किस तरीके से होता है, अध्यक्ष का चुनाव और उपाध्यक्ष इन दोनों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, मतलब जो है जो मेंबर्स यहाँ पर हैं उन्हीं में से जो है किसी को अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। ठीक है, सबकी सहमति से, और किसी को उपाध्यक्ष चुन लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जिला पंचायत। जिला पंचायत जो है उसके लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 50,000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, वहीं जिला पंचायत का गठन होगा। वार्डों की संख्या कितनी होनी चाहिए, वार्डों की संख्या मिनिमम 10 और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। और इनके भी मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है या चुनाव होता है वो होता है प्रत्यक्ष तरीके से। देखिए एक चीज़ तीनों में सिमिलर हो गई कि ये वार्डों के जो भी मेंबर्स हैं इनका चुनाव किस तरीके से होगा, डायरेक्ट मेथड से। आप तीनों में एक चीज़ ये सिमिलर है कि तीनों में जो है इसका वार्डों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होगा। ठीक है, कॉमन है तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद जिला पंचायत का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। इनका चुनाव भी किस तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ भी अप्रत्यक्ष ही था, यहाँ भी अप्रत्यक्ष ही है। बहुत आसान है इसको याद करना, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी इसको याद करने में। इतना सब पढ़ने के बाद भी पंचायती राज व्यवस्था में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी भी बाकी है, वो है पंचायती राज व्यवस्था के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स।
आप किताब में पढ़ते हैं, सारे आर्टिकल्स किताबों में मौजूद हैं। यूट्यूब पर भी ढेर सारे वीडियोस आर्टिकल्स पर बने हुए हैं, हम पढ़ के जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में सारे आर्टिकल्स रिकॉल नहीं हो पाते या कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगले वीडियो में मैं आपके लिए पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड सभी आर्टिकल्स की एक शानदार ट्रिक लेकर आऊँगी, जिससे आपको सारे आर्टिकल्स बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आर्टिकल्स की ट्रिक्स के साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।